हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम संस्कृत व्याकरण और बाकी के और टॉपिक्स भी कवर करने वाले हैं इसी वीडियो में। ठीक है, तो आप इस वीडियो में बने रहें तो आपके 4 नंबर बिल्कुल पक्के होंगे और ये मॉडल पेपर्स के द्वारा आपको समझाया जाएगा कि आपको कौन से कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे। इस तरह से आपको गाइडेंस मिलेगा। ठीक है, तो जो भी साइड में नॉइज़ हो रही है, बैकग्राउंड नॉइज़, उसको इग्नोर करें और आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। ठीक है, जैसे सर्वनाम शब्द रूप दिए हुए हैं, तद वह पुल्लिंग शब्द में और यहाँ स्त्रीलिंग में है तद यानी वह, और यहाँ पर नपुंसकलिंग में तद बना हुआ है और युष्मद यानी तुम शब्द के रूप दिए गए। इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस आपको एक वचन याद कर लेना है। तो इसमें देखिए आपको किस तरह से याद हो जाएगा, बहुत ही आसानी से। देखिए, सह तम तेन, तस्मै तस्मा तस्य तस्मिन, ये वाले याद करने पर देखो ये दोनों एक से, तऊ तऊ याद कर सकते हो। ये तीनों एक से हैं, हर एक में मिलेंगे, देखना ये तीनों एक जैसे हैं और ये दोनों एक जैसे हैं। ठीक है, तो प्रथम विभक्ति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, इस तरह से विभक्ति याद हो जाएंगी। यहाँ देखिए तेन, ते, तान, तई, ये दोनों एक जैसे मिलेंगे, ये भी याद करने होंगे थोड़े थोड़े से, है ना। तो इस तरह से इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है, हल्का सा ही डिफरेंस होता है, आप आसानी से समझ लेंगे और पहचान लेंगे। देखिए इसमें भी सा है और इसमें देखिए तम है या में ताम है बस, और तीसरा तया, चौथा, तीसरा चौथा अलग सा थोड़ा सा बस, और एक पांचवा छठा दोनों एक से, फिर से एक ही है। ठीक है, और इसमें सेम ही है, देखो फिर से तेते सेम, ये तीनों एक जैसे सेम और दोनों एक जैसे सेम, ऐसी ही इसमें है। तो ये वाले देखो, ये वाले भी एक जैसे हैं और ऐसे ही ये वाले हैं। ये वाले देखो दोनों एक जैसे, तत्, तेन, तस्मै, तस्मात्, तस्य, तस्मिन, ये दोनों एक जैसे, ये तीनों एक जैसे, ये दोनों एक जैसे, ये दो एक से, ये दो एक से, इस तरह से याद कर लेना आप। इसमें भी देखिए, तो ये वाले जो हैं बोर्ड एग्जाम्स में ये साइड में दिए गए हैं, ये वाले जो आंसर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इतने इतने सन में, जैसे 2011 में ये, 2012 में, 13-15 में, 14 और 17 में, ये 15-16 में, 12-13 में, ये इस तरह से दिए गए हैं। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चंस को करने वाले हैं। आपने सभी ने देख लिया होगा, आप चाहते तो पीछे इसको बैक करके और इस पर क्या कर सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको याद करना है तो मैं फिर से दिखा देता हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बात करते हैं हम आगे की वीडियोज़ में। ठीक है, इतने पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको सही से समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं हम, प्रश्न नंबर से स्टार्ट करते हैं। तद सर्वनाम का पुल्लिंग में तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप, तो एक वचन रूप क्या हो जाएगा, तेन। तस्य शब्द का विभक्ति और वचन क्या हो जाएगा, तो षष्ठी विभक्ति और एक वचन हो जाएगा। ताबही किस लिंग के तद सर्वनाम का रूप है। आप इन वीडियोज़ को भी दोबारा से भी देख सकते हो, तो आपके यूं ही याद हो जाएंगी। ठीक है, ताबही किस लिंग के तद सर्वनाम का रूप है, तो स्त्रीलिंग का रूप है। ठीक है, ताबही। युष्मद शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है, तो इसका क्या हो जाएगा, ते। ठीक है, यहाँ पर भी देख सकते हो युष्मद का ते हो जाएगा। ठीक है, युष्मद का ते हो जाएगा, ये रहा षष्ठी विभक्ति में तव या ते। बात करते हैं युष्मद शब्द का, ये तो मैंने बता दिया है। नंबर 5, तद किस लिंग विभक्ति और वचन का रूप है, तो तत् क्या है तो बताएंगे, इसका आंसर हो जाएगा नपुंसकलिंग, द्वितीय विभक्ति और एक वचन। युष्मद का विभक्ति और वचन है, इनमें से कौन सा है, तो इनमें से भी समझेंगे, तो इनमें से है पंचमी विभक्ति और बहुवचन है युष्मद। ठीक है, बात करते हैं इसमें, ये वाला तो बता दिया है। नंबर 6, नंबर 7, युष्मद शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा त्वयी। तम का विभक्ति और वचन है, तो तम का कौन सा हो जाएगा इसमें, तो तम का हो जाएगा द्वितीय विभक्ति एक वचन। 9वां क्वेश्चन, चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है, तो तस्मई चतुर्थी विभक्ति और एक वचन का रूप होगा। तब में विभक्ति और वचन है, तो तब में कौन सा विभक्ति और कौन से वचन है, तो षष्ठी विभक्ति है और एक वचन है। तद शब्द का पुल्लिंग एक वचन का रूप कौन सा होएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सह। ठीक है, सह मीन्स वह। तो ते शब्द रूप है तद शब्द के कौन से में देखना है आपको, तो इसका आंसर हो जाएगा
इन सभी में है, ठीक है। ते जो है शब्द इन सभी में है। नपुंसकलिंग में प्रथमा द्वितीय द्विवचन में, प्रथमा विभक्ति द्विवचन में, इसमें भी है, इसमें भी है, तीनों में। तो जहाँ सभी आए तो वहाँ ज़्यादातर सभी ही होता है आंसर। ता है, ताह शब्द रूप है तद शब्द के कौन से में, तो इनमें से देख लेना है। तो इनमें क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, स्त्रीलिंग, प्रथमा बहुवचन का, प्रथमा विभक्ति बहुवचन का। तस्मै शब्द के, तस्मै शब्द के, तस्मै तद शब्द के किस विभक्ति और वचन से संबंधित रूप है। तस्मै शब्द में विभक्ति और वचन बताने हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका आंसर, तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन। तद शब्द का स्त्रीलिंग षष्ठी बहुवचन का रूप कौन सा हो जाएगा, तो तासाम हो जाएगा। वह शब्द किस सर्वनाम शब्द का रूप है, तो वह क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा युष्मद, ठीक है, युष्मद, ठीक है। अब बात करते हैं तस्याम में विभक्ति और वचन है। तस्याम में विभक्ति और वचन, सप्तमी में विभक्ति हो जाएगी और एक वचन हो जाएगा। नंबर 18, तो नंबर 18 पर ध्यान देंगे। कौन सा शब्द रूप तीनों लिंगों में एक समान बनता है, तो कौन सा शब्द है इनमें से, तो कौन सा शब्द हो जाएगा आपका, तो आपका आंसर हो जाएगा तयोहो, ठीक है। तब किस सर्वनाम का रूप है, तब किसका रूप है, युष्मद का। त्वयी किस विभक्ति और वचन का रूप है, त्वयी किस विभक्ति और वचन का रूप है। तो आप इस वीडियो को दोबारा देख लेना, तो आपको एक या दो बार में ही कंप्लीट हो जाएगा समझ में। तो सप्तमी विभक्ति एक वचन, आप इसको याद भी कर लेते हो ना, बहुत आसानी से आप आंसर भी दे पाएंगे, ठीक है। तो इतना सही याद करना है आपको, और बहुत जल्दी याद होने के बाद आप बता सकते हो। तो ये क्वेश्चन हैं 34 हैं, 34 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप इसकी तैयारी भी कर सकते हो। नंबर, युष्मत शब्द का षष्ठी बहुवचन का रूप कौन सा हो जाएगा, तो षष्ठी विभक्ति का रूप वचन क्या हो जाएगा, तो इसका रूप हो जाएगा युष्माकम, ठीक है, युष्माकम हो जाएगा। इसका मैंने बता दिया है। त्वया पद युष्मत शब्द के किस विभक्ति और किस वचन का रूप है, तो कौन सी विभक्ति कौन से वचन का रूप है, तो तृतीय विभक्ति एक वचन का, ठीक है। इसमें आंसर मैंने बता दिया है। अब नंबर 23, युष्मद प्रतिपादिक के तृतीया एक वचन का रूप होएगा, या फिर युष्मद यानी तुम सर्वनाम शब्द का तृतीय एक वचन, तृतीय विभक्ति एक वचन रूप कौन सा होएगा इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, त्वया। ते युष्मद शब्द का किस विभक्ति और वचन का रूप होगा, तो ते मैंने कई जगह भी बताया था आपको, लेकिन इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, षष्ठी विभक्ति एक वचन, ठीक है, षष्ठी विभक्ति एक वचन। अब बात करते हैं तद शब्द का तृतीय बहुवचन, तृतीय बहुवचन रूप क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा तई ही, ठीक है। तेसाम में विभक्ति और वचन है, तेसाम में कौन सा विभक्ति कौन सा वचन है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। त्वाम शब्द में विभक्ति और वचन है, विभक्ति और वचन, त्वाम में है द्वितीय विभक्ति एक वचन, ठीक है। ताभ्य शब्द में वचन और विभक्ति है, तो इसमें आंसर हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति और बहुवचन, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन ताभ्य है, ठीक है। निम्नलिखित में सर्वनाम कौन सा है, तो इनमें सर्वनाम कौन सा हो जाएगा, तो वह हो जाएगा। बाकी सब क्या है, ये विशेषण है, ये घोड़ा है, वह संज्ञा, ये भी संज्ञा है, लड़का, ठीक है। युष्मत शब्द का पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप होगा, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 29वें का तो आपको बता दिया है सी, तो 30वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इसका भी युष्मत, ठीक है। अब बात करते हैं 31वें क्वेश्चन की। तद शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन पुल्लिंग का रूप कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा तस्मयी, ठीक है, तस्मयी। युष्मत शब्द चतुर्थी, युष्मत चतुर्थी एक वचन में चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा हो जाएगा इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा तुभ्यम। युष्माभिः शब्द में विभक्ति एवं वचन कौन सा हो जाएगा, तो तृतीय विभक्ति एक बहुवचन हो जाएगा, तृतीय विभक्ति बहुवचन, ठीक है। तो लास्ट में भी ये जो इसमें बहुवचन में मिलेंगे भी, ठीक है, हर एक के। युवाम, युवाम शब्द में कौन सी विभक्ति एवं वचन होगा,
तो प्रथमा विभक्ति और द्विवचन हो जाएगा। ठीक है, देखो ये रहा युवाम, प्रथम विभक्ति और द्विवचन, इस तरह से याद होते हैं। प्रथम विभक्ति, द्विवचन, एक वचन को, ये रहा ये बहुवचन है। इस तरह से याद करने हैं आपको। ठीक है, तो ऐसे याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं हम आगे के वाक्य का स्वरूप। वाक्य का स्वरूप क्या होता है, इस चीज़ को ध्यान जानिए बस थोड़ा सा। सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जो किसी विचार या भाव को पूर्णतः व्यक्त कर सके वह वाक्य कहलाता है। ठीक है, वाक्य का स्वरूप, स्वरूप ये है वाक्य के भेद जो हैं। ठीक है, वाक्य के अंग जो भी हैं, विधेय हो, वो हो, सब चीज़ें। इसमें सिंपल आपको बता देता हूँ। वाक्य के भेद अर्थ के आधार पर ये सभी अर्थ के आधार पर विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक या विस्मयवाचक। और रचना के आधार पर यह है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। ठीक है, तो हम ज़्यादा समय न गवाते हुए हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे आपके पेपर में, तो क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। भाव को पूर्णतः व्यक्त करने में समर्थ सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। वाक्य के कितने अंग होते हैं? तो वाक्य के कितने अंग होते हैं? 2। कौन कौन से? अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। ठीक है, वाक्य में जिसके विषय में बात की जाती है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उद्देश्य। विधेय के अंतर्गत नहीं आता है। इन चारों को देखिए और उनमें अंतर बताना, यानी अंतर्गत बताना है कि कौन सा नहीं आता। तो कर्ता और कर्ता का विस्तार जो होता है वह नहीं आता। ठीक है, वाक्य की विशेषता नहीं है। इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है जो वाक्य की नहीं है? तो वाक्य में प्रयुक्त पदों का कोई निश्चित क्रम नहीं होता। तो होता है, लेकिन ये बात इसकी विशेषता की नहीं है। ठीक है, निगेटिव का निगेटिव ही होगा, बाकी सभी में नहीं ना है। ठीक है, तो नहीं का नहीं। आधे से ज़्यादा सोच करके समझ करके आंसर को पहले पढ़िए, उसके बाद आंसर का जवाब दीजिए। वाक्य के 2 अंग होते हैं। तो वाक्य के 2 अंग कौन कौन से होते हैं? तो 2 अंग अभी भी मैंने बताए थे, तो आप उस तरह से बता भी सकते हो। उद्देश्य और विधेय 2 चीज़ होती हैं। ठीक है, तो वो अलग बांटे गए हैं, वाक्य के भेद हैं वो। ये अंग हैं उद्देश्य और विधेय। ठीक है, यहाँ पर वाक्य के कितने अंग हैं? 2 अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो बात की जाती है वह कहलाती है क्या कहलाती है वह? तो वह कहलाती है विधेय। ठीक है, वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो बात की जाती है वह कहलाती है विधेय। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो 8th का बी हो जाएगा। रचना के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है। कौन सा नहीं है रचना के आधार पर? तो निषेधवाचक वाक्य नहीं है। ठीक है, बात करते हैं नंबर 10 पर। जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? सरल वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य हो उसे कहते हैं मिश्र वाक्य। समान स्तर के 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य जुड़े होते हैं। किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो जुड़े होते हैं किसके द्वारा? संयुक्त वाक्य के द्वारा जुड़े होते हैं। संयुक्त वाक्य में जुड़े होते हैं। पिताजी ने राकेश को बाजार भेजा है। वाक्य में उद्देश्य क्या है? पिताजी ने उद्देश्य है। ठीक है, पिताजी ने भेजा है। मेरी बहन राधिका बहुत अच्छा गाती है। वाक्य में विधेय कौन सा है? विधेय और विधेयक दोनों पूरे ये इसमें बटे होते हैं। तो अभी मैंने बताया, तो वाक्य में उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है, ये चीज़ें। तो अभी मैं इसमें भी आपको बताना है। तो नंबर क्या हो जाएगा इसका? बहुत अच्छा गाती है। तो ये इतना हिस्सा जो क्या है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। और उद्देश्य क्या हो जाएगा? ये ठीक है, मैं वहीं जा रही हूँ जहाँ से तुम आए हो। वाक्य में आश्रित उपवाक्य है, तो इसमें कौन सा उपवाक्य हो जाएगा? जहाँ से तुम आए हो, जहाँ से तुम आए हो। राम बोला मैं दिल्ली जा रहा हूँ। वाक्य का भेद क्या है?
तो वाक्य का भेद क्या होएगा इसमें? मिश्र वाक्य, यानी दोनों मिक्स हैं, मिश्र हैं। निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य क्या है? वाक्य है संयुक्त वाक्य, यानी जुड़े हुए कौन कौन से हैं? इनमें से संयुक्त वाक्य ढूंढना है कौन सा है। तो चारों को पढ़िएगा, उसके बाद आंसर दीजिएगा। तो इसमें देखना है, जब वह लड़का गांव में गया तब वह बीमार हो गया, तब बीमार हो गया। ठीक है, तो सी आंसर हो जाएगा। मैं भी आपके साथ चलता किंतु मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। रचना की दृष्टि से वाक्य कौन सा है? तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा? ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों में सरल वाक्य है, तो सरल वाक्य इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो सरल वाक्य हो जाएगा मोहन खाना खाता है। बस सिंपल, एक बार में बात खत्म हो रही। भविष्यवाणी है कि आज वर्षा होगी। रचना की दृष्टि से वाक्य का भेद कौन सा है? इनमें से कौन सा है? तो इनमें से मिश्र वाक्य है। ठीक है, जब मन्नू भाषण दे रही थी तब पिताजी के मित्र वहां आ निकले। वाक्य है कौन सा? तो इनमें से कौन सा वाक्य हो जाएगा? मिश्र वाक्य। ठीक है, उसे दफ्तर की नौकरी से घृणा थी। रचना की दृष्टि से वाक्य का भेद कौन सा हो जाएगा? तो इसमें कौन सा भेद हो जाएगा, आप बताइए। नहीं पता है तो मैं बताता हूँ, सरल वाक्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से सरल वाक्य है, तो इनमें से कौन सा सरल वाक्य है? तो सरल वाक्य हो जाएगा इसका पंख पंख वाले चींटे या फिर दीमक वर्षा के दिनों में निकलते हैं। दीमक क्या वर्षा के दिन में निकलते हैं, जब बारिश होती है। प्रश्नवाचक वाक्य है, इनमें से कौन सा है जो प्रश्नवाचक वाक्य है, जिसमें क्वेश्चन मार्क दिखाई दे जाएंगे? वो है मैं तुमसे डरता हूँ क्या? तो इसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा। क्या मनीष का दाखिला हो गया है? तो इसमें कर रहा है। ज़्यादातर इन पर ध्यान देना है, लेकिन फिर से पढ़ना है कि इसमें क्वेश्चन किया गया है, प्रश्न पूछ रहा है नहीं। तो क्या मनीष का दाखिला हो गया है? तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा। निषेधवाचक वाक्यों में किसका प्रयोग नहीं होता है? तो निषेधवाचक वाक्यों में किसका प्रयोग नहीं होता है? तो परंतु का ना प्रयोग करते। ठीक है, आज्ञावाचक वाक्य में होता है। आज्ञावाचक वाक्य में क्या क्या होता है? तो ये सभी होते हैं, आज्ञा भी होती है, निर्देश भी होता है, विनय भी होता है। तो ये सभी डी ऑप्शन हो जाएगा। संदेहवाचक वाक्य हैं, संदेहवाचक वाक्य कौन से हो जाएंगे? तो संदेहवाचक वाक्य हो जाएंगे सभी छात्र आज कक्षा में होंगे। तो क्या हो सकते हैं? तो ये संदेह है एक तरह से। विधानवाचक वाक्य है, तो विधानवाचक वाक्य क्या है? तो विधानवाचक वाक्य है सागर में लहरें उठ रही हैं। क्या सागर में लहरें उठ सकती हैं? तो विधान है ये चीज। ठीक है, आंधी आई और हम घर भागने लगे। रचना के आधार पर इस वाक्य का प्रकार कौन सा है? तो इसका प्रकार है संयुक्त वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने हैं? तो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने होंगे? अभी हमने पीछे भी बताया है। तो कितने होंगे? 8। ठीक है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होंगे 8। कितने होंगे? 8 होंगे। ठीक है, 31वां संदेह कथन को कहते हैं। संदेह कथन को कहते हैं, क्या कहते हैं? संदेहात्मक वाक्य। संदेह को संदेह। वाक्य के कितने तत्व होते हैं? तो वाक्य के कितने तत्व होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, जिस वाक्य से आश्चर्य, दुख या सुख का बोध हो उसे उस वाक्य को क्या कहते हैं? तो दुख सुख का बोध हो रहा है उसमें, तो उसको कहेंगे विस्मय बोधक वाक्य। ठीक है, क्वेश्चन भी आपने पढ़े, इंग्लिश में भी आपने सीखा होगा एक्सक्लेमेशन सेंटेंसेस को। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होते हैं विस्मय बोधक वाक्य, उनमें भी आता है। सूरज निकला और चारों ओर प्रकाश फैल गया। उपर्युक्त वाक्य किस प्रकार का है? तो किस प्रकार का है, कौन से वाक्य है कहलाएंगे? तो संयुक्त वाक्य कहलाएंगे। बात करते हैं वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन पर। तो इसमें ज़्यादा चीज़ें न जानते हुए इन तीनों चीज़ों पर गौर करेंगे। वाच्य और उसके भेद। वाच्य को समझते हैं पहले। तो वाच्य होता है
कि भाव के अनुसार क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष का होना ही वाच्य कहलाता है। और इसके 3 भेद होते हैं, कर्तरी, कर्म और भाववाच्य। कर्तरीवाच्य किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता हो और जिनकी कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है, वाक्य का वह रचना विधान कर्तरीवाच्य कहलाता है। जैसे समझते हैं सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं को। माँ खाना बनाती है तो माँ बना रही है, काम कर रही है, सक्रिय है इस चीज़ में। अंशुल ने खाना खा लिया तो अंशुल ने खाया खाना। अब बच्चा रोता है, अकर्मक, यानी यूँ काम हो नहीं रहा। लतिका पढ़कर सो गई तो अकर्मक, ठीक है, इसमें क्रिया हो नहीं रही है। अब पढ़कर सो गई, पढ़ने का काम होगा पूरा, वो सो गई वहाँ, ठीक है। अंशुल ने खाना खा लिया, अभी अभी खाया, सकर्मक है वो, ठीक है। कर्मवाच्य, जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता हो और कर्ता गौड़ हो, तो जिनमें कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है और वाक्य का वह रचना विधान कर्तरीवाच्य कहलाता है। जैसे उदाहरण समझेंगे, रागिनी से गाना गाया जाता है, या अंशुल द्वारा खाना खा लिया गया, ठीक है। अंशुल के द्वारा, तो किसने खाया? अंशुल के द्वारा खाया गया। बांसुरी नंदिता द्वारा बजाई गई तो नंदिता ने बजाई है, ठीक है, नंदिता के द्वारा बजाई गई है। भाववाच्य में जिन वाक्यों में भाव की प्रधानता होती है उन्हें क्या कहते हैं? भाव के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है, वह रचना का भाववाच्य कहलाता है, रचना विधान का। जैसे अब महिमा से चला जाता है, अब महिमा से चला जाता है। मुझसे और दौड़ा नहीं जाता, पक्षियों से उड़ा जाता है। इतनी गर्मी में कैसे सोया जाएगा? तो इन वाक्यों में दौड़ना, उड़ना, सोना, ये सब चीज़ क्या है? मुख्य कथित बिंदु है, कथ्य बिंदु। इनमें प्रयुक्त क्रियाएं अकर्मक हैं और ये भाववाच्य के वाक्य हैं। वाच्य परिवर्तन थोड़ा सा समझ लेते हैं और इसके बाद हम क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, क्वेश्चंस को करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल होनी चाहिए, ठीक है। वाच्य परिवर्तन का अर्थ, एक वाच्य के वाक्य को दूसरे वाच्य में बदलना, यह इसका अर्थ है, वाच्य में परिवर्तन। एक वाच्य के वाक्य को दूसरे वाच्य में बदलना। कर्तरी कर्मवाच्य में परिवर्तन कैसे होता है? जैसे पिताजी पत्र लिखते हैं, या फिर कर्मवाच्य में कैसे बदल देंगे? पिताजी के द्वारा पत्र लिखा जाता है, बात सही है। भैया मैंने चाट खाई, या भैया द्वारा चाट खाई गई। नैना कहानी लिख रही है, या नैना द्वारा कहानी लिखी जा रही है, बात तो सही है दोनों ही। तो ऐसे इस तरह से वाच्य में परिवर्तन करते हैं। जैसे कर्तरीवाच्य एक समझा देता हूँ उदाहरण, उसके बाद क्वेश्चन पे। वह उठ नहीं सकता, तो भाववाच्य में कैसे बदला है? उससे उठा नहीं जाता, भाव उसका, ठीक है। क्वेश्चन से स्टार्टिंग करेंगे अब हम। सही उत्तर विकल्प चुनकर निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्रिया के जिस रूप से वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव की प्रधानता का पता चलता है उसे कहते हैं वाच्य, ठीक है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के भेद हैं, तो वाच्य के भेद हैं 3, ठीक है। वाच्य का भेद नहीं है, तो वाच्य का भेद नहीं है क्या? क्रियावाच्य। कर्तरीवाच्य में प्रधानता होती है, कर्तरीवाच्य में प्रधानता होती है कर्ता की। क्रिया का लिंग, वचन, पुरुष, कर्म के अनुसार होने पर वाच्य होता है, तो क्या होता है? कर्मवाच्य, ठीक है। जब वाक्य में भाव की प्रधानता होती है तब वाच्य होता है कौन सा? तो होता है भाववाच्य। जब इसमें भाव की प्रधानता होगी तो भाववाच्य, ठीक है। वाच्य के विषय में कौन सी बात सही नहीं है? नहीं, कौन सी नहीं है? वाच्य कभी परिवर्तित नहीं होता है, ये बात क्या है? आप खुद ही बताइए। अभी हमने वाच्य परिवर्तन करे थे ना, तो परिवर्तित नहीं होता है क्या? होता है। तो नहीं का नहीं आंसर यही आ जाएगा, 7 का डी। कर्मवाच्य का प्रयोग नहीं होता है, कर्मवाच्य का प्रयोग नहीं होता है, देखिए इन सभी में। तो 8वें का आंसर क्या हो जाएगा? जहाँ इच्छा, सहमति, अनुमति प्राप्त की जाती है, नहीं, वहाँ काम करने के बारे में बताया जाएगा। कर्ता अज्ञात हो या चीज़ हो, ये सब चीज़ सही है। असक्तता
या असमर्थता बताई जाती है, ये भी बात सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। जहाँ उद्देश्य कर्ता को न प्रकट करने का होता है, ये वाला आंसर सही है इसका, यानी नहीं का नहीं आंसर। जहाँ इच्छा, सहमति, अनुमति प्राप्त की जाती है, ये गलत है आंसर। ये भी गलत ही पूछ रहा है कि गलत कौन सा है इनमें से, तो ये वाला है सी। कर्म की प्रधानता होती है, तो कर्म की प्रधानता क्या होती है? कर्मवाच्य में या कर्तृवाच्य में या भाववाच्य में, या इनमें से कोई नहीं। तो अब तक तो आप समझ गए होंगे क्या हो जाएगा इसका आंसर, कर्मवाच्य। कर्म का कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, भाव का भाववाच्य। वाच्य का संबंध है, तो वाच्य का संबंध किससे है? तो वाच्य का संबंध क्या हो जाएगा? कर्तृवाच्य कैसे हो जाएगा बताओ आप? क्रिया से या कर्म से, कर्ता से या काल से? तो हो जाएगा क्रिया से, ठीक है। तो क्रिया के रूप से। अकर्मक सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं को का प्रयोग होता है, किस में होता है? तो होता है इनमें, किस में? कर्तृवाच्य में, ठीक है। भाव के द्वारा पता चलता है, तो भाव के द्वारा क्या पता चलता है? कर्ता, कर्म और भाव की प्रधानता का वाच्य के द्वारा पता चलता है तीनों का। भाववाच्य में क्रिया होती है, भाववाच्य में कौन सी क्रिया होती है? तो भाववाच्य में अकर्मक, अन्य पुरुष, पुल्लिंग और एक वचन की क्रिया होती है। कर्मवाच्य के विषय में सही नहीं है, कौन सी चीज़ सही नहीं है बताओ? तो कौन सी चीज़ सही नहीं है? कर्ता सदैव प्रथमा विभक्ति का होता है, नहीं। तो यही बात इसकी गलत है, सही नहीं है। महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया, इस वाक्य का वाच्य बताइए। तो इस वाक्य का वाच्य कौन सा हो जाएगा? तो कर्तृवाच्य हो जाएगा। तुमसे सोया नहीं जा सकता, वाक्य में वाच्य कौन सा है? तुमसे सोया नहीं जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका 16वें क्वेश्चन का? भाववाच्य। तुमसे नहीं सोया जाएगा, तो उससे भाव बता रहा है उसके, तुमसे सोया नहीं जाएगा। भाववाच्य में प्रधानता होती है, किसकी होती है? कर्ता की, क्रिया की या कर्म की? इनमें से कोई नहीं यार। तो 17वें का आंसर हो जाएगा क्रिया की प्रधानता होती है, ठीक है। काम की प्रधानता, जो कार्य क्रिया जो होती है, वो जो क्रिया करी जा रही है। मैं पत्र लिखूंगा वाक्य का कर्मवाच्य में परिवर्तित वाक्य है, तो मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा, कर्मवाच्य ऐसे परिवर्तित होगा, ठीक है। सूचना दे दी गई है, वाक्य में वाच्य है, तो कौन सा हो जाएगा इसमें? कर्मवाच्य। कर्मवाच्य का वाक्य है, कर्मवाच्य का वाक्य है, कौन सा है? उसकी धुआंधार तारीफ की गई, ठीक है। मैंने यह पुस्तक लिखी है, वाक्य का कर्मवाच्य में परिवर्तन क्या हो जाएगा? मेरे द्वारा यह पुस्तक लिखी गई। यह सुंदर रचना तुलसीदास द्वारा रची गई, वाक्य में कर्तृवाच्य में परिवर्तन, तो कर्तृवाच्य में परिवर्तन करना है इसको। तो कैसा हो जाएगा इसका आंसर? यह सुंदर रचना तुलसी ने रची, ठीक है, तुलसीदास ने। राम नहीं सोता, वाक्य का भाववाच्य में परिवर्तन हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा इसमें? राम ने नहीं सोया जाता, ठीक है। यहाँ पे लिखना है राम से, लिखना है राम से नहीं सोया जाता। पान वाले ने यह रहस्य बता दिया, वाक्य का कर्मवाच्य में परिवर्तन बताना है, ठीक है। 24वें का क्या बन जाएगा? पान वाले द्वारा यह रहस्य बता दिया गया। आइए उस बेंच पर बैठें, वाक्य का भाववाच्य में परिवर्तन बताना है, तो इसमें 25वें का क्या हो जाएगा? आइए उस बेंच पर बैठा जाए। जल्दी जल्दी इनको क्वेश्चन को करते हैं और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर ध्यान देंगे। आज निश्चिंत होकर सोया जाएगा, वाक्य का कर्तृवाच्य में परिवर्तन कैसा बन जाएगा? बन जाएगा आज निश्चित होकर सोएंगे, ठीक है। आओ स्नान करते हैं, वाक्य का भाववाच्य में परिवर्तन कैसा होएगा? तो 27वें का आंसर हो जाएगा आओ स्नान किया जाए, ठीक है। भाव बताए रहे।
तो परीक्षा के बारे में अध्यापक द्वारा क्या कहा गया, इसका कर्तरीवाच्य परिवर्तन बताओ। तो इसका हो जाएगा परीक्षा के बारे में अध्यापक ने क्या कहा। ठीक है, ऑप्शन ए, यह मेज मुझसे टूट गई, वाक्य का कर्तरीवाच्य में परिवर्तन है। तो 29वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यह मेज मैंने तोड़ी। ठीक है, कर्तरीवाच्य यानी मैंने, ने दिखाई देगा ज़्यादातर उसमें। ठीक है, कर्ता ने कर्म को, कर्ण से, इस तरह से कर्ता ने कर्म को, बस ये दो चीज़ याद रखो। क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाया जाता है, वाक्य का कर्तरीवाच्य, इसमें ने, यह समझिए उसका मेन रीज़न। तो क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाया जाता है, वाक्य का कर्तरीवाच्य बताना है। कर्तरीवाच्य तो देखिए, आपको ध्यान से समझना है, कैसे करोगे आप। क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाया जाता है, ये मनाते हैं बस 25 दिसंबर में मनाते हैं, 25 दिसंबर को मनाते हैं। मैंने समय की पाबंदी पर निबंध लिखा, वाक्य का क्रमवाच्य परिवर्तन क्या हो जाएगा। तो 31वें का हो जाएगा मेरे द्वारा समय की पाबंदी पर निबंध लिखा गया, उससे तो उठा नहीं जाता, उठा भी नहीं जाता, वाक्य का कर्तरीवाच्य में परिवर्तन क्या हो जाएगा, वह तो उठता भी नहीं। फुर्सत में मैना खूब रियाज करती है, वाक्य का क्रमवाच्य परिवर्तन क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा फुर्सत में मैना द्वारा खूब रियाज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं आगे। नंबर 34, बच्चा सांस नहीं ले पा रहा था, वाक्य का भाववाच्य परिवर्तन क्या हो जाएगा। तो बच्चे से सांस नहीं ली जा रही थी, श्यामा द्वारा सुबह दोपहर के राग बखूबी गाए जाते हैं, वाक्य का कर्तरीवाच्य में परिवर्तन। तो 35वें का आंसर हो जाएगा श्यामा सुबह दोपहर के राग बखूबी गाती है, श्यामा सुबह दोपहर के राग बखूबी गाती है। 36वें का, घायल हंस उड़ ना पाया, वाक्य का भाववाच्य परिवर्तन क्या हो जाएगा, भाववाच्य परिवर्तन। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा घायल हंस से उड़ा ना गया। नेताजी ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, वाक्य का क्रमवाच्य में परिवर्तन क्या हो जाएगा। नेताजी द्वारा देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया गया, दर्द के कारण वह खड़ा ही नहीं हुआ, वाक्य का भाववाच्य में परिवर्तन क्या हो जाएगा, दर्द के कारण उससे खड़ा ही नहीं हुआ गया। लेखिका द्वारा यह बहुत ही खूबसूरती से साधारण लड़की के असाधारण बनने के प्रारंभिक पड़ावों को प्रकट किया गया है, यह वाक्य किस वाच्य भेद का उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है, तो बताइए आप, किसका उदाहरण है, कर्मवाच्य का। ठीक है, अब खेला जाए, वाक्य किस वाच्य भेद का उदाहरण है। अब खेला जाए तो किसका उदाहरण है, भाववाच्य का, खेलने का भाव। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य भाववाच्य का उदाहरण है। तो भाववाच्य का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, इसमें आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा चोट के कारण उनसे चला नहीं जाता, चोट के कारण उनसे चला नहीं जाता, भाववाच्य। भावना, उसके भाव के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, भावों के बारे में। 42वां, भोर में लोगों से बाल गोविंद भगत का गीत नहीं सुनाया गया, भोर में, सुबह में, लोगों से बाल गोविंद भारत का गीत नहीं सुनाया गया, वाक्य में वाच्य कौन सा है। तो कर्मवाच्य है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, उदाहरण है, बताइए कौन सा उदाहरण है, कर्तरीवाच्य का। ठीक है, किसान के द्वारा खेतों की जुताई की गई, वाक्य का कर्तरीवाच्य में परिवर्तन। तो कर्तरीवाच्य में परिवर्तन क्या हो जाएगा इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा किसान ने खेत की जुताई की। 45वां, रोहन से चला नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, आप आंसर बताइएगा। तो भाववाच्य, रोहन से चला नहीं जाता,
उसके भाव बताए गए। छात्र विद्यालय में खेलते हैं। कर्तृवाच्य का वाक्य का कर्मवाच्य वाक्य होगा। तो कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदल दीजिए कि किस तरह से बनाया जाएगा। कर्तृ और कर्म, तो कर्तृ से कर्म में बदल दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा छात्रों द्वारा विद्यालय में खेला जाता है। आदर्श से गाया नहीं जाता, कौन सा वाच्य होगा इसमें? तो क्या हो जाएगा? भाववाच्य। मोहन द्वारा चित्र बनाया गया, तो मोहन द्वारा चित्र बनाया गया, तो कैसे आंसर बताओगे इसका? मोहन द्वारा चित्र बनाया गया, इस वाक्य में वाच्य कौन सा है? तो कर्म वाच्य है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, पद परिचय विकारी और अविकारी शब्द। ठीक है, तो विकारी अविकारी शब्द को इसमें पढ़ने वाले हैं हम, लास्ट टॉपिक है ये। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे गद्यांश पद्यांश पर। ठीक है, तो अब इनको मेन चीज़ों को इनको समझ लीजिए आप। तो विकारी शब्द उनको कहते हैं जो लिंग और वचन के आधार पर उनमें परिवर्तन कर सकते हैं हम। ठीक है, उनमें परिवर्तन होता है। संक्षिप्त में ये चीज़ आपको बता दी है। और अविकारी होते हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है लिंग और वचन के आधार पर, या पुरुष वचन काल इन सभी के आधार पर, जैसे संज्ञा सर्वनाम विशेषण, तो ये सभी क्या है? विकारी पद हैं। तो आप समझ गए होंगे इन चीज़ों को ही। तो आपको ये चीज़ जानकारी पता होंगी कि व्यक्तिवाचक कौन से होते हैं, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, ये सभी पता होगी। बात करते हैं हम क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 1, वाक्य में प्रयुक्त शब्द कहलाता है। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द कहलाता है पद। ठीक है, वाक्य में स्थित पदों का व्याकरणिक परिचय कहलाता है पद परिचय। ठीक है, हिंदी में पदों की संख्या, हिंदी में पदों की संख्या, तो हिंदी में पदों की संख्या कहलाती है 8। ठीक है, नंबर 4, संज्ञा पदों के परिचय में बताया जाता है। किस चीज़ के बारे में बताया जाता है? भेद, लिंग, वचन, कारक, क्रिया से संबंध के बारे में। भेद, लिंग, वचन, कारक, क्रिया से संबंध के बारे में। विस्मय आदि बोधक के पद परिचय में बताया जाता है। तो किसके बारे में बताया जाता है? भेद एवं भाव का उल्लेख के बारे में। ठीक है, और हम नंबर 6 पर बात करते हैं। सर्वनाम पदों के परिचय में बताया जाता है। सर्वनाम परिचय के बारे में बताया जाता है। पदों के परिचय में क्या बताया जाता है? भेद, लिंग, वचन, कारक, पुरुष के बारे में। विशेषण पदों के परिचय में बताया जाता है। क्या बताया जाता है? भेद, लिंग, वचन और विशेष्य के बारे में। ठीक है, क्रिया पदों के परिचय में बताया जाता है। क्रिया पदों के परिचय में बताया जाता है भेद, लिंग, वचन, पुरुष, धातु, काल, वाच्य, सभी के बारे में। ठीक है, इनके सब के बारे में। यह साइकिल किसकी है? वाक्य में रेखांकित पद का परिचय बताइए। पद परिचय, यह जो है ये क्या है? तो यह जो है सार्वनामिक विशेषण है और एक वचन है और स्त्रीलिंग है। साइकिल विशेष्य है। साइकिल क्या है? विशेष्य है। ठीक है, वह पुस्तक पढ़ता है। रेखांकित पद का परिचय, तो इनमें से वह जो है, इनमें से क्या है? तो वह जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुल्लिंग है और एक वचन है, कर्ता कारक है। आजकल हमारा देश प्रगति के मार्ग पर बढ़ रहा है। तो रेखांकित का पद परिचय क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण कालवाचक, बढ़ रहा है क्या है? क्रिया का विशेषण है। ठीक है, मुझे शांति से काम करने दो। मुझे शांति से काम करने दो, तो कैसे क्या है ये? रेखांकित का पद परिचय क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा और स्त्रीलिंग है ये, मुझे जो है, और एक वचन है और करण कारक है। ठीक है, मुझे। अब बात करते हैं नंबर 13 पर। 13वां क्वेश्चन, आजकल संस्थाओं द्वारा जनहित के अनेक कार्य किए जा रहे हैं। रेखांकित का पद परिचय, तो 13वें का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा संज्ञा,
जातिवाचक बहुवचन स्त्रीलिंग कर्ता कारक। हर्षिता निबंध लिख रही है, तो लिख रही जो है इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? क्रिया हो जाएगा। ठीक है, सकर्मक हो जाएगी, सकर्मक क्रिया, और स्त्रीलिंग एक वचन वर्तमान काल कर्तृवाच्य हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा जो है कर्तृवाच्य वर्तमान काल का बता रहे हैं। ठीक है, एक वचन है। और ये हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि कुटुंब का पालन कैसे किया जाता है। रेखांकित पद का परिचय क्या हो जाएगा? तो 15वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अव्यय निपात। ठीक है, तो यानी भी जो है निपात है और अव्यय है। ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हम, ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। तुम्हारी पुस्तकें मैंने अलमारी में रख दी है। रेखांकित का पद परिचय क्या हो जाएगा? 16वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। तुम्हारी जो है सार्वनामिक विशेषण है और स्त्रीलिंग है, बहुवचन है, पुस्तकें और विशेष्य है। ठीक है, पुस्तकें क्या है? विशेष्य है। आज विज्ञान परमाणु युग में सबसे नाजुक प्रश्न शांति ही है। रेखांकित का पद परिचय क्या हो जाएगा? यानी शांति को क्या कहेंगे इनमें से? तो कौन सा शांति क्या है, कौन सी संज्ञा है शांति? 17वें का आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। शांति क्या है? भाववाचक संज्ञा, इसी से ही पहचान लो। तुम सुरेश के बड़े भाई को गरम खाना खिलाओ। तो बड़े भाई को, तो भाई को ये क्या है? तो कौन सी संज्ञा हो जाएगी? बड़े भाई को, भाई को कौन सी संज्ञा हो जाएगी जिसमें रेखांकित है? तो भाई यानी किसी जाति के बारे में बताया गया। ठीक है, भाई की जाति है, यानी भाई तो बहुत सारे हो जाएंगे, भाई के बारे में बताया। जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, जातिवाचक और पुल्लिंग होएगा, एक वचन और कर्म कारक, इसके द्वारा इसको, ठीक है, कर्ता ने कर्म को। हिंदुस्तान वह सब कुछ है जो आपने समझ रखा है। हिंदुस्तान वह सब कुछ है जो आपने समझ रखा है, लेकिन वह इससे भी ज़्यादा है। रेखांकित का पद परिचय, यानी लेकिन का क्या अर्थ हो जाएगा इसमें? तो लेकिन का अर्थ हो जाएगा अव्यय और समुच्चय बोधक। ठीक है, बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 20 पर। अपने गांव की मिट्टी छूने के लिए मैं तरस गया। तो गांव, इनमें से गांव क्या बताएंगे? जातिवाचक संज्ञा है गांव। ठीक है, और पुल्लिंग एक वचन संबंध कारक। दादी जी प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ती हैं। रेखांकित का पद परिचय है। तो पढ़ती हैं, तो पढ़ती हैं क्या काम हो रहा है? पढ़ती हैं, तो 21वें का आंसर हो जाएगा सकर्मक क्रिया हो रही है। स्त्रीलिंग एक वचन वर्तमान काल और कर्तृवाच्य है। रोहन यहाँ नहीं आया था। रेखांकित पद का परिचय बताइए। तो रोहन यहाँ नहीं आया था, तो यहाँ जो है इनमें से कौन सा विशेषण है? क्रिया विशेषण। तो इनमें से आंसर हो जाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, क्योंकि यहाँ यानी स्थान का बताया गया। वे मुंबई जा चुके हैं। तो वे क्या है इनमें से? बताओ कौन सा सर्वनाम है? तो वे जो है अन्य पुरुष सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, और पुल्लिंग है, बहुवचन कर्ता कारक है। वह अचानक चला गया। वाक्य में प्रयुक्त अचानक पद का व्याकरणिक परिचय है। अचानक जो है क्या है इनमें? तो अचानक क्रिया विशेषण है। विकारी पद नहीं है। तो विकारी पद कौन सा नहीं है? प्रतिदिन। ठीक है, अविकारी शब्द है इनमें से कौन सा है अविकारी शब्द? तो अविकारी शब्द है यथासंभव। जिनके अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हैं वे पद कहलाते हैं। क्या पद कहलाते हैं वे? ठीक है, बताते हैं अभी। तो वे पद क्या कहलाते हैं? ये वाला 27वां क्वेश्चन था ना, तो 27वें का आंसर हो जाएगा विकारी पद। ठीक है, जिनके अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हैं वे पद कहलाते हैं विकारी पद। ठीक है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है आसपास। अविकारी पद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अविकारी पद को अन्य अव्यय नाम से जाना जाता है, अव्ययी पद के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं यह भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है। रेखांकित पद का परिचय बताइए। तो रेखांकित पद का परिचय बता रहे हैं हम।
तो क्या बताएंगे? तो विशेषण है यह जो है विशेषण, सार्वनामिक है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है। भाषा जो है ये विशेष है जिसकी विशेषता बताई जा रही है। पद परिचय की दृष्टि से पद कितने प्रकार के होते हैं? तो पद होते हैं 2 प्रकार के। निम्नलिखित में अविकारी शब्द कौन सा है? तो अविकारी शब्द इसमें हो जाएगा निकट। ठीक है, वे अविकारी शब्द जिसमें पुरुष लिंग वचन कारक आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता है उन्हें कहा जाता है क्या? क्या कहा जाता है उन्हें? अव्ययी पद। विकारी पद के भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं विकारी पद के? तो विकारी पद के 4 भेद होते हैं। ठीक है, तो जिस वाक्य में क्रिया की प्रधानता हो यह वाच्य है क्या? जिसमें क्रिया की प्रधानता हो क्या है? भाववाच्य है ना जी, बिल्कुल। कौन सा शब्द सर्वनाम है इनमें से? तो तुम है। क्या है? तुम। जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? शिक्षक। शिक्षक में बहुत सारे। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है अक्षर। ठीक है, आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो आपको लेके आएंगे हम गद्य हेतु निर्धारित पाठ्यवस्तु से गद्यांश पर आधारित प्रश्न, जो इसमें 6 नंबर पे आएंगे। वो कैसे आएंगे? इस प्रश्न के अंतर्गत गद्य खंड में उद्धृत 2 गद्यांशों में से किसी एक प्रश्न पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देने होंगे। गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये प्रश्न संदर्भ उसके रेखांकित अंश की व्याख्या करते हुए तथ्यपरक प्रश्नों में के रूप में भी पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। इस तरह से क्या हो जाएंगे? 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो 3 दूनी 6 हो गए, तो 6 नंबर का आएगा। ठीक है, जैसे ये दिए गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको पढ़ना होगा और इसमें मैं ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको बहुत जल्दी याद करने हैं, और आपको दिखाऊंगा भी ऐसे ऐसे ये क्वेश्चन आए, और इनके आधार पर आप बोर्ड एग्जाम्स में बहुत आसानी से पहचान लेंगे और अपने द्वारा कहानी के रूप में इस तरह से बना करके लिख देंगे। ठीक है, तो उसमें पूरे नंबर मिलते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, और साफ साफ लिखना है, बहुत ही साफ साफ, और कैसे लिखना है ये सभी में मैं गाइडेंस आपको दे दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।